झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। छात्रों के भारी विरोध के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। जानेंगे कि आखिर किस देश के मीडिया ने इस पर क्या कहा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे एक निहत्थे फिलिस्तीनी बहादुर शख्स ने इजरायली सैनिकों का ऐसा मुकाबला किया कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। उसने उन्हीं का हथियार छीनकर इजरायली सैनिकों को ही मौत के घाट उतार दिया, जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। और इसी बीच वेनेजुएला में अमेरिका और इजरायल का झंडा क्यों जलाया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, एक अकेला फिलिस्तीनी शेर ने ऐसा काम किया है जिसकी बहादुरी देख दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दोस्तों, कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नबलस के पास स्थित तल कस्बे में शुक्रवार को उस समय बड़ा टकराव देखने को मिला जब इजरायली बसने वालों यानी सेटलर्स और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इस दौरान एक युवा फिलिस्तीनी फारूक अदनान रमजान ने बेहद साहस दिखाते हुए एक इजरायली सुरक्षा गार्ड से हाथापाई में उसका ऑटोमेटिक हथियार छीन लिया। रिपोर्टों के अनुसार शुरुआत में सेटलर्स ने इलाके में घुसने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद वो इजरायली सेना की सुरक्षा के साथ दोबारा लौटे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प और हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान फारूक रमजान कथित तौर पर एक हथियारों से लैस इजरायली गार्ड के बेहद करीब पहुंचा और उसका हथियार छीन लिया। फिलिस्तीनी रिपोर्टों का दावा है कि इसके बाद हुई गोलीबारी में एक इजरायली मेजर और एक सैनिक की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए। मतलब फिलिस्तीनी शख्स पहले निहत्था था, उसे परेशान किया गया, फिर उन्होंने इजरायली सैनिकों से हथियार छीनकर उन्हीं पर फायरिंग करके उनका अंत कर दिया। वहीं इजरायली सेना ने इलाके में बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात कर दिया और पूरे नबलस क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी। झड़प के दौरान फारूक अदनान रमजान भी शहीद हो गए। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार उनके साथ उनके परिवार के 3 अन्य सदस्य इमरान अहमद रमजान, इब्राहिम हुसैन रमजान और जवाद हुसैन रमजान भी मारे गए। घटना के बाद इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में सुरक्षा अभियान तेज करने, एक्स्ट्रा सैनिक तैनात करने और कई इलाकों में सुरक्षा प्रतिबंध बढ़ाने का ऐलान किया। वहीं फिलिस्तीनी पक्ष इस घटना को अपने प्रतिरोध का प्रतीक बता रहा है, जबकि इजरायली अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें की। दोस्तों, इस घटना को देखने के 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि जब कोई आपकी जमीन और आपके घर पर कब्जा करने आएगा तो अपनी जान और परिवार को बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाएगा। वो फारूक के इस कदम को मजबूरी में उठाया गया एक जाबाज कदम और सच्ची बहादुरी मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल इसे एक आतंकी हमला कह रहा है। लेकिन असल बात यह है कि वेस्ट बैंक में जमीन को लेकर जो बरसों से खींचतान चल रही है, उसी का नतीजा है कि आज वहां हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं और आए दिन ऐसी खूनी झड़पें देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी काराकस में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थकों ने शहर के सिमोन बोलीवार चौक पर अमेरिका और इजरायल के झंडे जला दिए। अल जजीरा के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीरों को पैरों तले रौंदा और दोनों देशों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार कर वेनेजुएला के अंदर अपनी दखल बढ़ा दी। उन्होंने नारे लगाए, अमेरिकियों अपने देश वापस जाओ, और ये मदद नहीं बल्कि कब्जा है। उनका कहना था कि जून में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अमेरिका और इजरायल ने जो सहायता भेजी उसके पीछे भी राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल वेनेजुएला चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के नेतृत्व में देश ने कुछ प्रगति जरूर की है। ट्रंप ने कहा कि जब वेनेजुएला पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार होगा तब अमेरिका चुनाव प्रक्रिया पर करीबी नजर रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में चुनाव होंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया है।
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले महीने सत्ताधारी दल और विपक्ष के नेताओं के बीच पहली बार बातचीत हुई थी। दोनों पक्षों ने 2024 में हुए समझौते के तहत भविष्य में राष्ट्रपति चुनाव कराने के मुद्दे पर चर्चा शुरू की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अब बात करते हैं देश की। दोस्तों देश की राजनीति से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही नीट पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी लगातार धरना और प्रदर्शन कर रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारत का यह छात्र आंदोलन अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया की भी बड़ी सुर्खी बन गई है। बीबीसी, द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, अल जजीरा और डॉन जैसे कई बड़े अखबारों ने इसे अपनी टॉप स्टोरी में जगह दी। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आमतौर पर बड़े आंदोलनों के सामने नहीं झुकी। इससे पहले केवल किसान आंदोलन के दौरान सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, लेकिन इस बार छात्रों के लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बाद सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया और कई हफ्तों तक इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस ने सख्ती की तो देश भर में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और सरकार पर दबाव तेजी से बढ़ गया। बीबीसी ने यह भी लिखा कि आखिरी समय तक किसी को यकीन नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ मंत्री वास्तव में इस्तीफा देंगे, लेकिन इस्तीफे के बाद पहली बार किसी बड़े आंदोलन में शामिल हुए हजारों छात्रों को अपनी बड़ी जीत का एहसास हुआ। वहीं द गार्डियन ने लिखा कि भाजपा के 12 साल के शासन में यह पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद मंत्रियों में से एक को जनता के दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा। अखबार ने लिखा कि इस आंदोलन का नेतृत्व नए युवा संगठन कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने किया, जो धीरे धीरे देश भर के युवाओं की आवाज बन गया। गार्डियन के अनुसार जैसे ही इस्तीफे की खबर आई, जंतर मंतर पर मौजूद हजारों प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने जश्न मनाया और इसे सरकार से जवाबदेही की अपनी मांग की बड़ी जीत बताया। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि यही प्रदर्शनकारी शुरुआत से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी महीने पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन और तेज हो गया और कई शहरों तक फैल गया। अखबार ने याद दिलाया कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले इन प्रदर्शनकारियों को गंभीरता से नहीं लिया था और एक इंटरव्यू में उन्हें आतंकवादियों की बी टीम तक कहा था। NYT का कहना है कि अब इस्तीफे के बाद छात्र आंदोलन को और ताकत मिल सकती है और छात्र अपनी दूसरी मांगों को लेकर भी सरकार पर दबाव बढ़ा सकते हैं। वहीं CNN ने लिखा कि जो आंदोलन शुरुआत में सोशल मीडिया पर एक मीम के रूप में शुरू हुआ था, वही कुछ ही समय में देशव्यापी छात्र आंदोलन बन गया। इसने छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे लाखों युवाओं को परीक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही और बेहतर रोजगार की मांग को लेकर एकजुट कर दिया। CNN के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि सरकार आमतौर पर आंदोलनों के दबाव में फैसले नहीं बदलती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में युवाओं की बेरोजगारी इस आंदोलन का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए CNN ने लिखा कि भारत में 15 से 29 वर्ष की उम्र के 36 करोड़ से ज्यादा युवा है। इनमें 25 साल या उससे कम उम्र के करीब 40% ग्रेजुएट बेरोजगार है, जबकि 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20% युवाओं के पास नौकरी नहीं। अल जजीरा ने इसे भारत में छात्र आंदोलन की बड़ी जीत बताया। रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में यह मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक रहा, जिसमें युवाओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया। वहीं पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्र आंदोलन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। अखबार के मुताबिक पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में शामिल हो गया। विपक्षी दलों के समर्थन और संसद के अंदर लगातार उठे विरोध ने इसे सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्तीफे की घोषणा के बाद
जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जय हिंद के नारे लगाए, राष्ट्रीय गान गाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और इसे छात्रों के ऐतिहासिक जीत बताया। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।